हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ केयर। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बिल्डिंग मटेरियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और आरआरबी जेई में कई बार क्वेश्चन ये सारे पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा इसके पहले जो भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। तो इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 176 से क्वेश्चन नंबर 200 तक की स्टडी करेंगे, जो 25 क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 176, इन ब्रिक मेसोनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स इज नोन एज। कह रहा है कि ब्रिक मेसोनरी में जब अल्टरनेट में जब हम हेडर और स्ट्रेचर दोनों का प्रयोग करते हैं, वो भी प्रत्येक कोर्स में, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो ऐसे बॉन्ड को हम डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। इसका हम फिगर आपको हम दिखाते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड कैसा होता है। ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड का आइसोमेट्रिक व्यू है। इसमें हम आपको बताते हैं कि हेडर और स्ट्रेचर बॉन्ड कौन कौन से हैं। तो ये है आपका स्ट्रेचर, और ये है आपका हेडर। इसको आप देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट क्रम में एक बार हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, ऐसे इसका प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जहाँ पर प्रयोग करते हैं उसको हम डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, इन स्टोन मेसोनरी इफ स्टोन्स आर सो प्लेस्ड दैट देयर लेयर्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड दे। बताना है कि अगर स्टोन मेसोनरी में स्टोन को ऐसे रखा जाए कि उसके लेयर जो है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, जो लोड है ये अगर लोड इस साइड में अगर जा रहा है तो उसी लोड के डायरेक्शन उसी के पैरेलल हो जाए, उसी के डायरेक्शन में हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? तो उससे क्या इफेक्टेड होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए करा स्प्लिट इजीली, सही होगा कि ये स्प्लिट कर जाएगा। अगर इसी डायरेक्शन में लोड भी लग रहा है और इसी डायरेक्शन में उसके लेयर्स भी हैं तो आसानी से ही स्प्लिट कर जाएगा। सेकंड पूछ रहा है, सेकंड कर रहा है आर अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। तो ये भी सही है क्योंकि ये मॉइस्चर से इफेक्टेड होगा, क्योंकि इसमें आराम से फोर्स आ जाएंगे तो मॉइस्चर से इफेक्टेड आराम से हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज। ग्रेनाइट को ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट जो है काफ़ी जो है कॉस्टली होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इट इज़ कॉस्टली, इसीलिए ग्रेनाइट का ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। ग्रेनाइट के बारे में आपको हम कुछ स्टडी कराते हैं। ये इमेज में जो आप देख रहे हैं ये है ग्रेनाइट स्टोन, जो ग्रेनाइट की जो खदानों से निकाला जाता है, वहाँ से इसको ये इमेज लिया गया है। इसके बारे में हम कुछ और बताते हैं। इससे ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो लगभग 2.65 के अप्रॉक्स में होती है। इसके अलावा ग्रेनाइट में जो मिनरल होते हैं उसके बारे में बताते हैं। ग्रेनाइट में जो मिनरल होते हैं वो होते हैं फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका। ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा लगभग 72% होती है। सिलिका यानी कि SiO2 ये होती है लगभग 72%, और एल्यूमिना जो होती है ये लगभग 12% के आसपास में होती है। तो ये रहा ग्रेनाइट के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, लैकवेयर पेंट्स। लैकवेयर पेंट्स के बारे में बताना है। ए आर जनरली अप्लाइड ऑन स्ट्रक्चरल स्टील, सही है, इसको हम लोग जनरली जो है स्ट्रक्चरल स्टील भी अप्लाई करते हैं। बी आर लेस ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू इनेमल पेंट, सही है, इनेमल पेंट की तुलना में ये जो है उससे लेस ड्यूरेबल होता है। और सी कंसिस्ट ऑफ रेजिन एंड नाइट्रोसेलुलोज, तो सी इज आल्सो राइट, क्योंकि जो है नाइट्रोसेलुलोज और रेजिन से मिला करके इसको बनाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 180,
ग्लेजिंग इज यूज टू मेक, ग्लेजिंग को किस काम के लिए यूज करते हैं? इन अर्थवर्क, अर्थवर्क में ग्लेजिंग का क्या काम है? तो अर्थवर्क में ग्लेजिंग का काम इम्परवियस लेयर क्रिएट करना है। मतलब कि जो हमारा अर्थवर्क है उस पर हम एक इम्परवियस लेयर बनाते हैं, तो उससे जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है और उसका जो पहले वाला जो लेयर रहता है वो छिप जाता है और एक नया लेयर क्रिएट करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आपको हम एक इमेज दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ग्लेजिंग करने के बाद से उसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है। ये जो है अर्दनवेयर पॉट हैं, ये सब जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब मिट्टी के बने हुए पॉट हैं। इस पर जो है ग्लेजिंग की हुई है, इस पर हम ग्लेजिंग किए हुए हैं, जिससे देख लीजिए एक इम्परवियस लेयर क्रिएट हो गया है जो काफ़ी जो है आकर्षक दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, इन द सीमेंट द कंपाउंड क्विकेस्ट टू रिएक्ट विथ वाटर इज। तो सीमेंट में कौन सा कंपाउंड है जो वाटर से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है? तो सीमेंट में सबसे तेज़ी से रिएक्ट करने वाला जो कंपाउंड है वो है C3A, यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये है C3A। इसका हम आपको सीरीज दिखा देते हैं। सबसे पहले C3A, उसके बाद C4AF, इसके बाद C3S, इसके बाद C2S। ये है वाटर के साथ रिएक्शन करने का सीमेंट सीक्वेंस। सीमेंट में जो केमिकल कंपाउंड होता है उसका परसेंटेज हम बता देते हैं। तो जो C3A होता है ये जो है 5 to 11%, 5 से 11% के आसपास होता है। ये जो C4AF होता है ये होता है लगभग 8 से 14% के आसपास। और जो C3S होता है ये होता है 25 से 50%। और जो C2S होता है ये होता है 32.5, इसको हम अप्रॉक्स मान लें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 25 से 40% होता है। इनका अगर हम औसत ले लें तो ये होता है लगभग 40%, और इसका अगर हम औसत लें तो ये होता है लगभग 9% के आसपास इसको मानते हैं, और ये मानते हैं हम 10.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट्स एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस। जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है मतलब कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। स्टील की प्रॉपर्टी में कौन सा जो है ग्रेडियंट है तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? तो वो है कार्बन। कार्बन की वजह से ही हम स्टील को कई भागों में डिवाइड करते हैं। लाइक हम बताते हैं इसको। ये सबसे पहला हो गया माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 0.15% से 0.3%। इसके बाद होता है मीडियम कार्बन स्टील। इसमें जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.3 से 0.8%। और जो थर्ड होता है हाई कार्बन स्टील। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 0.8 से 1.5% तक। तो कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से ही ये जो है स्टील को 3 भागों में बांटे, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील को हम ये जो है हाई टेंसाइल स्टील भी बोलते हैं। माइल्ड स्टील को और भी नाम है जैसे कि लो कार्बन स्टील और सॉफ्ट स्टील। इसके अलावा हाई कार्बन स्टील में देख लिए 0.8 से 1.5% तक कार्बन की परसेंटेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइल्ड स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील का, वो होता है अप्रॉक्स 600 से 800 न्यूटन पर mm²। और जो है इसको नॉर्मली हम रिवेट में यूज करते हैं। और जो मीडियम, ये है मीडियम कार्बन स्टील सेकेंड नंबर। इसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये अप्रॉक्स 2000 न्यूटन पर mm² के आसपास में होती है। और जो थर्ड होती है हाई कार्बन स्टील, इसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये 2000 से भी थोड़ी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 2500 न्यूटन पर mm²। तो ये रहा स्टील के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स
स्टेनलेस स्टील के बारे में बताना है, स्टेनलेस स्टील में किसकी किसकी मात्रा होती है। अभी हम स्टील की ही बात करते हैं, किसके इससे पहले क्वेश्चन में स्टील के बारे में ही बात कर रहे थे। तो इसी में एक टाइप होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कुछ नहीं है, स्टील दरअसल हमको पता है कि स्टील एक एलॉय है। तो स्टेनलेस स्टील में जो है हम क्रोमियम जो है मिलाते हैं और निकिल की मात्रा मिलाते हैं। तो क्रोमियम रहता है 18% क्रोमियम, और जो निकिल होता है वो होता है 8% होता है निकिल। तो ए इज़ द राइट आंसर, 18% ऑफ क्रोमियम एंड 8% ऑफ निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड रेजिस्टेंट एस्बेस्टस। इनमें से कौन सा जो है एस्बेस्टस है जो एसिड को रजिस्ट कर लेता है, सबसे ज़्यादा रजिस्ट करता है एसिड को। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए एक्टिनोलाइट एस्बेस्टस, तो सही है, एक्टिनोलाइट एस्बेस्टस जो है एसिड को रजिस्ट करता है। बी देखते हैं एमिनोसाइट एस्बेस्टस, ये भी रजिस्ट करता है एसिड को। सी एंथोपाइलाइट एस्बेस्टस, ये भी रजिस्ट करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल अबव द राइट आंसर। ये सारे जो है एसिड को रजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185, फॉर प्रिपेयरिंग पोर्सलिन द क्ले शुड बी। तो जो पोर्सलिन बनाते हैं उसके लिए क्ले की प्रॉपर्टी बताना है। सबसे पहले हम पोर्सलिन के बारे में बात करते हैं, पोर्सलिन क्या होता है। तो पोर्सलिन एक सिरेमिक मटेरियल होता है, सिरेमिक मटेरियल होता है, और इसमें जो है क्ले की जो प्रॉपर्टी होती है, उस क्ले को हम अप्रॉक्स 1200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाते हैं किल में, और उसके बाद से तब जा कर के जो है ये मटेरियल बनता है। इसका नॉर्मली हम लोग किचन में जो है किचन के पॉट बनाने में यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्ले शुड बी, क्ले जो है प्योर होना चाहिए। तो ए द राइट आंसर, सफिशेंटली प्योर। एंड बी ऑफ हाई डिग्री ऑफ टेंसिटी, सही है, इसकी जो टेंसिटी काफ़ी हाई होनी चाहिए। एंड सी ऑफ गुड प्लास्टिसिटी, इसकी प्लास्टिसिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जितना अच्छा प्लास्टिसिटी उसकी प्लास्टिसिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा वो उसको जो है हम सेफ दे सकते हैं। तो सी आल्सो राइट आंसर। तो डी इज़ द राइट आंसर, आरा दे दो। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186, फॉर मेल्टिंग 1 टन ऑफ कास्ट आयरन। 1 टन कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कर रहा है 700 मीटर क्यूब एयर इज रिक्वायर्ड, तो सही है, 700 मीटर क्यूब लगभग एयर की जरूरत पड़ती है। बी 20 kg लाइम स्टोन इज रिक्वायर्ड, बी आल्सो राइट। तो लाइम स्टोन जो जरूरत पड़ती है वो 20 kg के आसपास जरूरत पड़ेगी लगभग 1 टन कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए। एंड सी 1 क्विंटल कोक इज रिक्वायर्ड, सी आल्सो राइट, 1 क्विंटल कोक। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लो हीट सीमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लो हीट सीमेंट के बारे में पूछ रहा है। लो हीट सीमेंट के बारे में पहले आपको बताते हैं, LASC लो हीट सीमेंट का जो IS कोड होता है वो होता है 12600, IS 12600। इसके अलावा लो हीट सीमेंट के बारे में और भी बताते हैं। जो लो हीट सीमेंट का जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है 60 मिनट, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम वो होता है अप्रॉक्स 10 आवर्स। इसके अलावा लो हीट सीमेंट के बारे में C3A की जो मात्रा होती है वो जो है काफ़ी कम होती है। जो C3 की मात्रा होती है वो हम कम रखते हैं, और जो C2S होता है वो हम काफ़ी हाई रखते हैं। और लो हीट सीमेंट को हम मास कंक्रीटिंग में यूज करते हैं, नॉर्मली हम इसे रिटेनिंग वॉल में यूज करते हैं। इतना सब रहा लो हीट सीमेंट के बारे में। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए का रहा इट पोजेज लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सही है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ये काफ़ी कम होती है। बी इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज अबाउट 1 आवर, सही है, अभी हम बताएं कि जो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो लगभग 60 मिनट यानी कि 1 आवर होती है। और सी इट्स फाइनल सेटिंग टाइम इज अबाउट 10 आवर, तो ये भी सही है, अभी बताएं कि 10 आवर होता है इसका फाइनल सेटिंग टाइम। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188, फॉर स्लेकिंग ऑफ 10 kg ऑफ CaO द थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ वाटर। तो 10 kg CaO को स्लेक करने के लिए, बुझाने के लिए वाटर की कितनी अमाउंट जो है लगती है। CaO के बारे में जान लेते हैं। CaO जो होता है इसको जो है हम क्विक लाइम बोलते हैं,
और इसका एक और नाम है, इसको हम अनसेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको हम कास्टिक लाइम भी बोलते हैं। इसके अलावा CO में जब हम वाटर मिलाते हैं तो ये CO, इसमें वाटर मिला है तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें लगभग 15.6 किलो कैलोरी एनर्जी जो है रिलीज होती है। इसको जो है सेलेक्ट लाइम या इसको हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। इसके अलावा हम ऑप्शन के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 2.2 kg। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितनी जो है थ्योरेटिकल अमाउंट की वाटर की कितनी पड़ती है। तो जो है CaO में लगभग पर केजी CaO में लगभग 320 ग्राम वाटर की जरूरत पड़ती है। तो जो है यहाँ 10 kg की बात कर रहा है, तो 10 kg CaO में लगभग 3200 ग्राम वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो 3200 ग्राम यानी कि 3.2 kg। तो सी इज द राइट आंसर, 3.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम। प्लाईवुड को किससे बनाते हैं? सबसे पहले हम प्लाईवुड के बारे में जान लेते हैं। प्लाईवुड का जो IS कोड होता है वो होता है IS 303। इसके अलावा प्लाईवुड के बारे में और जानते हैं। प्लाईवुड को जो है विनियर्स या इसी को हम प्लाई बोलते हैं, इससे मिला करके बनाते हैं। इनको जो है 90 डिग्री पे रख करके और ग्लू से चिपका करके बनाते हैं और इसी विनियर्स को प्लाई भी बोलते हैं। इस पे जो प्रेशर जो अप्लाई करते हैं वो अप्रॉक्स जो है 70 से 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई करते हैं और तब जा कर के जो है प्लाईवुड बन जाता है। अब प्लाईवुड बनता है ये काफ़ी जो है स्ट्रांग होता है। तो इसके लिए हम जो लकड़ी यूज करते हैं वो नॉर्मली हम टीक वुड का यूज करते हैं, क्योंकि टीक वुड की जो है स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और इसकी इंटरनल जो है बॉन्डिंग भी जो काफ़ी अच्छी होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टीक वुड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज आर टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज। तो स्टोन को अगर हम रिक्वायर्ड शेप और साइज अगर हम प्रदान करते हैं या प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग जो है उसमें हम रिक्वायर्ड साइज और शेप प्रोवाइड करते हैं, किसको? स्टोन को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, द हार्डेस्ट रॉक इज। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट रॉक के बारे में बताना है, कौन सा रॉक सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो रॉक होती है उसकी हार्डनेस जो है हम मोह स्केल पर ज्ञात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड मटेरियल होता है मोह स्केल पे रॉक होता है वो होता है डायमंड। डायमंड की जो हार्डनेस होती है वो होती है 10। मोह स्केल पे रॉक मिनरल की जो हार्डनेस हमें मिलती है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। रॉक की जो हार्डनेस होती है वो होती है 1 जिप्सम की, 2 कैल्साइट की, 3 क्लोराइड की, 4 हेपेटाइट, 5 फेल्सपार की, 6 क्वार्ट्ज, 7 टोपाज एक स्टोन होता है जिसको हम नॉर्मली जो है हाथ में पहनने के लिए भी यूज करते हैं। इसकी जो हार्डनेस होती है वो होती है 8। नेक्स्ट है कोरंडम, इसकी होती है 9। और सबसे जो लास्ट में सबसे हार्डेस्ट रॉक है
वो है डायमंड, उसकी जो हार्डनेस होती है वो होती है 10। ये रहा मो स्केल पे स्टोन मिनरल्स की हार्डनेस या रॉक मिनरल्स की हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, रॉट आयरन इज यूज फॉर। रॉट आयरन जो होता है इसका यूज किस लिए करते हैं। सबसे पहले रॉट आयरन के बारे में जान लेते हैं। जो रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन में कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 0.15% या इससे कम ही होती है। और जो रॉट आयरन होता है इसमें जो है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स में होती है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। रॉट आयरन इज यूज फॉर ए स्ट्रक्चरल वर्क इन बीम, नहीं स्ट्रक्चरल वर्क के लिए नहीं करते हैं। बी स्मॉल साइज वाटर पाइप, सही है, स्मॉल साइज वाटर पाइप के लिए करते हैं। इसके अलावा रॉट आयरन का जो यूज होता है वो होता है रिवेट में, रिवेट्स में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा रूफ कवरिंग मटेरियल में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, द प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम सेलुलोज रेजिन, सेलुलोज रेजिन से जो प्लास्टिक बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी बताना है। तो ए ऑप्शन आर एज क्लियर एज ग्लास, तो ये सही है, ये इतना ही क्लियर होता है जितना क्लियर ग्लास है। आर टफ एज एंड स्ट्रांग, बहुत टफ होता है और स्ट्रांग भी होता है। पोजेज एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये भी सही है, इसमें एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, द टाइप ऑफ स्टील यूज फॉर प्रिसीजन लेवलिंग स्टाफ इज। एक प्रिसीजन लेवलिंग मतलब कि अच्छे प्रकार के लेवलिंग स्टाफ में किस प्रकार के स्टील का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम इनवार स्टील का यूज़ करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोनाइजिंग द पिग आयरन completely and then adding proper percentage of carbon for manufacturing steel is called। मतलब कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कार्बन की परसेंटेज होती है उसको जो है प्रॉपर परसेंटेज में उसको हम ऐड करते हैं। इसलिए द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोनाइजिंग द पिग आयरन कम्प्लीटली, पिग आयरन को कम्प्लीटली जो है डीकार्बोनाइजिंग करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं वो होता है सीमेंटेशन प्रोसेस। तो ए इज द राइट आंसर, सीमेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज्ड एज एन एक्सीलेटर इन सीमेंट इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के वेट के अनुसार से कैल्शियम क्लोराइड की परसेंटेज जो एक्सीलेटर के रूप में यूज किया जाता है सीमेंट में, उसका कितना परसेंट हम रखते हैं। तो उसे हम 2% जो है यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को सीमेंट में जो है एक्सीलेटर के रूप में यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल अदर देन राइट एंगल इन प्लेन इज नोन एज। मतलब कि एक ब्रिक का पोर्शन है, ये मान लीजिए मेरे पास ब्रिक है, इसको जो है एक तरफ से किसी भी एंगल पे कट करना है। जैसे हमने एक तरफ से किसी भी एंगल पे कट कर दिया, ये इतना हमने पोर्शन कट करके अलग कर दिया। और अदर देन राइट एंगल, और दूसरे पोर्शन पे यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कट करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका हम हैचिंग और बता दे रहे हैं। ये इतना जो पोर्शन बचा इसके बारे में बता रहा है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वेंट ब्रिक। इसका हम इमेज दिखाते हैं आपको। ये आपका स्क्वेंट ब्रिक है, ये आपका स्क्वेंट ब्रिक है। यहाँ पे हम किसी भी एंगल पे अल्फ़ा, ये दिखा रहा है जहाँ पे अल्फ़ा एंगल पे यहाँ से हम इसको कट किए हैं, बट यहाँ से हम इसको 90 डिग्री एंगल पे इसको हम कट किए हैं। तो ये रहा आपका स्क्वेंट ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, द सीमेंट बिकम्स अनसाउंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। सीमेंट जो है किसकी एक्सेस मात्रा के प्रेजेंस की वजह से अनसाउंड हो जाता है। तो सीमेंट में जो है मैग्नीशिया, लाइम और सल्फर, इनकी जो है एक्सेस मात्रा जब हो जाती है तो जो है सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। हम बताते हैं कि अगर सीमेंट में जो है मैग्नीशिया की एक्सेस मात्रा होती है, मैग्नीशिया की, तो उसको जो है
ऑटोक्लेव मेथड से ज्ञात करते हैं। और सीमेंट में जब लाइम की एक्सेस मात्रा हो जाती है तो इसको हम जो है ली चैट्रियर ऑपरेटर से ज्ञात करते हैं। तो ये जो है डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ सिलिका द करेक्ट सीक्वेंस इज। सिलिका की इंक्रीजिंग परसेंटेज बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिलिका की परसेंटेज बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो सिलिका की परसेंटेज होती है वो होता है सैंडी क्ले में, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद से अगर हम इस सीक्वेंस के अनुसार बात करें तो इसमें प्योर क्ले दिया हुआ है, तो कैलकारियस क्ले से ज़्यादा प्योर क्ले में सिलिका की मात्रा होती है। उसके बाद से कैलकारियस क्ले दिया ही है, तो उसमें बी द राइट आंसर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम कैलकारियस में, उससे ज़्यादा प्योर में और उससे ज़्यादा सैंडी क्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टोन यूज्ड इन रोड वर्क शुड बी ग्रेटर देन। रोड वर्क के लिए जो हम स्टोन यूज करते हैं उसकी कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए जो हार्डनेस, जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस होनी चाहिए वो 17 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। ये बिल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज था जो 200 क्वेश्चन था, जो कंप्लीट हुआ। 8 पार्ट में इसको मैंने कंप्लीट किया। इन सारे पार्ट का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल के पेज से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन सीरीज का सेशन जो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।